नमल। हारून उबैद की रिहाइशगाह का आहनी ऊंचा गेट उसकी कार के नज़दीक आते ही मैकेनिकी अंदाज में स्लाइड होकर खुलने लगा। स्टीयरिंग पे हाथ रखे फारिस चंद लम्हे इंतज़ार करता रहा। उसके चेहरे पे मामूली सी फिक्रमंदी थी और माथे पे बाल, आंखें पुरसोच अंदाज में सिकुड़ी हुई थीं। गेट पूरा खुल गया तो उसने कार आगे बढ़ा दी। चंद मिनट बाद वो लान अबूर करके अवतार के क्लिनिक की तरफ जाता दिखाई दे रहा था। जीन्स पे सुरमई वी गले की शर्ट पहने आस्तीन ज़रा मोड़ रखी थी। क्लिनिक के अंदर वो बेचैनी से टहल रही थी। जब दरवाज़ा खुला अभी फ़ौरन घूमी, आंखों में चमकदार आई। शुक्र आप आ गए। क्या हुआ है? आपने इतनी इमरजेंसी में बुलाया? मैं कोर्ट जा रहा था, वो हैरत भरी फिक्रमंदी से कहता आगे आया और उसकी मेज़ के सामने वाली कुर्सी खींची, साथ ही उसको बैठने का इशारा किया। वो बदिक्कत मुकाबिल काउच पे आ टिकी। दोनों के दरमियान चंद फीट का फैला था। अब बताइए क्यों परेशान हैं? वो नरमी और हमदर्दी से पूछ रहा था। आबदार की आंखों में आंसू आ गए। मैं बहुत खौफजदा हूँ। मिसेस कारदार ने कुछ कहा है? आपी ने नफ़ी में गर्दन हिलाई। फिर हाशिम मिला था, उससे मैंने पूछा कि मेरी और आपकी तस्वीर भेजकर उसने साथ ये क्यों लिखा कि वो अपनी औरतों की हिफाजत नहीं कर सकता। फारिस ज़रा चौंकन्ना होकर बैठा। फिर उसने कहा कि फारिस तुम्हारी हिफाजत नहीं कर सकता और ये कि वो मुझे आपकी औरतों में शुमार करता है। वो रवानी से झूठ बोल रही थी। और क्या कहा उसने? हुनैन या जुमर का जिक्र किया? वो बेचैन हो गया था। नहीं, उनका नहीं। वो तेज़ी से बोली, आपके ख़ानदान वाले इतने मशहूर हो चुके हैं, उनको वो नुकसान पहुंचाएगा तो पहला शक उसी पे जाएगा, इसीलिए वो ऐसा नहीं करेगा। मगर मैं उसका गला रंधा। फारिस ने गहरी सांस ली और पीछे को हुआ। वो कुछ नहीं करेगा। अरे वाह! अभी की गीली आंखों में शिकवा दर आया। आपने अपनी औरतों की खैरियत जान ली तो कैसे रिलैक्स हो गए? और मेरा क्या, जिसे आपने इस सब में धकेल दिया? याद रखिए, इस सब में मैं आपकी वजह से आई हूँ। मेरा ये मतलब नहीं था। उसके चेहरे पे माजरत का खाना सा तासुर उभरा। मैं इतने दिन से आपकी हिफाजत कर रहा हूँ ना, आगे भी करता रहूँगा। आपके गार्ड्स के साथ इन टच हूँ। दिन में कई दफ़ा उनसे आपकी खैरियत पूछता हूँ। हर 2 घंटे बाद आपको फ़ोन करता हूँ। आपकी कॉलोनी के सीसीटीवी की लाइव फीड चेक करता रहता हूँ। आपसे कई किलोमीटर के फासले पे रहता हूँ। इतनी दूर से जितना कर सकता हूँ वो कर रहा हूँ ना। अगर आप दूर ना होते तो ये ज़्यादा आसान होता, है ना? वो उसकी आंखों में देख के बोली थी। वो हल्का सा चौंका। सॉरी, ज़रूरी तो नहीं है कि आप दूर रहें, आप करीब भी तो हो सकते हैं। फारिस चंद लम्हे उसे देखता रहा, फिर मोबाइल पे वक्त देखा। मुझे चलना चाहिए, आवाज़ में खुशकी सी थी, मगर वो उसी बेखुदी के आलम में उसे तकते हुए बोली थी। अगर आप मुझसे शादी कर लें तो वो मुझे नुकसान नहीं दे सकेगा। कमरे में एकदम अजीब सी खामोशी छा गई। फारिस काजी की पेशानी की रगें उभर आईं, आंखों में बेरहमी दर आई और एक गहरी सांस लेकर वो उठ खड़ा हुआ। मुझे चलना चाहिए। वो तेज़ी से उठी। असल वाली शादी नहीं, सिर्फ पेपर मैरिज, सिर्फ इस ट्रायल तक, ताकि वो मुझे नुकसान न पहुँचाए। जब उसे पता चलेगा कि मैं आपकी बीवी हूँ तो वो मुझे कभी कुछ नहीं कह सकेगा। वो आपसे डरता है। आप मुझसे शादी कर लें, सच में, वरना वो और उसकी माँ मुझे मार देंगे। फारिस ने आंखें मींची, उंगली और अंगूठे से बंद आंखों को मसला और फिर नफ़ी में सर हिलाया। फिर आंखें खोल के उसे देखा। 4 साल की जेल, 1 साल से मद्देमुकाबिल मसाइल, और मुझे लगता था अवतार साहिबा कि मैं बहुत घाक हो चुका हूँ, अब किसी की बातों में नहीं आ सकता। मगर आपने साबित कर दिया कि मैं भी एक इंसान ही हूँ। नफ़ी में अफसोस से सर हिलाते हुए वो कह रहा था, मुझे जिस औरत से मोहब्बत है और जो मेरी बीवी है वो ठीक कहती थी। आप नहीं बदली, आपने सिर्फ अपनी तकनीक बदली है। क्या मेरी हिफाजत के लिए आप मुझसे एक पेपर कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते? मैं ये सिर्फ अपनी हिफाजत के लिए कह रही हूँ। आंसू अभी की आंखों से टूट टूट कर गिरने लगे। नहीं, मैं नहीं कर सकता, और मेरा नहीं ख्याल कि आपको किसी हिफाजत की ज़रूरत है। आपने ठीक कहा था कि आपको बुलाने के तरीके आते हैं, मगर अब मैं नहीं आऊँगा, बहुत हो गया। भरमी से कहता वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गया। वो तेज़ी से उसके पीछे आई।
اور مجھے جس دلدل میں آپ نے دھکیل دیا اس کا کیا؟ آپ نے سب کچھ اپنی مرضی سے کیا تھا، وہ خوش لہجے میں کہہ کر آگے بڑھ رہا تھا۔ آنکھوں میں بیزاری اور برہمی تھی، وہ تیز تیز اس کے پیچھے آ رہی تھی، شاید رو بھی رہی تھی۔ میرے احسان ہیں آپ کے اوپر، اور میں کب سے ان کی قیمت چکا رہا ہوں۔ زمر سے میرا ریلیشن بار بار بدظنی کی بھینٹ چڑھ جاتا ہے، کیونکہ میں ان احسانوں کی قیمت اتار رہا ہوں، مگر اب بہت ہو چکا۔ گردن موڑ کے غصے سے اس کو دیکھا۔ اب میں مزید آپ کی ان گیمز کا حصہ نہیں بن سکتا۔ میں نے ایسا کیا کہا ہے جو آپ غصہ ہو رہے ہیں؟ صرف اتنا ہی تو کہا ہے کہ مجھے سہارا دیں، مجھ سے شادی کر لیں، صرف میری حفاظت۔ وہ جو اپنی کار کا دروازہ کھول رہا تھا، ایک دم آواز سے دروازہ بند کیا اور غصے سے اس کی طرف گھوما۔ کیا آپ میں تھوڑی سی بھی عزت نفس ہے؟ ذرا سی بھی گریس، معمولی سی سیلف اسٹیم؟ کیا اپنی خواہشات کے پیچھے خود کو اتنا گرانا ٹھیک ہوتا ہے؟ یو نو واٹ، مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ جو عورت میری زندگی میں ہے وہ عزت اور وقار کا پیکر ہے، کبھی کسی کے سامنے، حتیٰ کہ میرے سامنے بھی خود کو نہیں گرائے گی، اور آج مجھے اس پہ زیادہ فخر ہو رہا ہے۔ اس نے غصے سے کہہ کر دروازہ کھولا، اور اگر وہ نہ رہے۔ وہ جو اندر بیٹھ رہا تھا اس کے الفاظ پہ لمحے بھر کو ٹھہرا، پھر سر جھٹک کے اگنیشن میں چابی گھسانے لگا۔ دروازہ نہیں بند کر سکتا تھا، اس میں آپ ہی کے ہاتھ تھے۔ وہ آنکھوں میں دکھ، غصہ، نفرت لیے اسے دیکھ رہی تھی۔ اگر وہ مر جائے، کیا تب آپ دیکھ پائیں گے کسی دوسرے کی طرف؟ کیا تب احساس کر سکیں گے کہ کون آپ کے لیے خود کو کتنا گرا چکا ہے؟ فارس نے نظر انداز کرتے ہوئے کار اسٹارٹ کی اور دروازہ زور سے کھینچ کے بند کیا۔ اب مجھے کال مت کیجیے گا، درستی سے تنبیہ کر کے ریورس کرنے لگا۔ آپ نے میرا دل توڑا ہے فارس غازی، میں آپ کے لیے اتنا گری، اتنا جھکی، اور آپ اتنے سنگ دل ہیں۔ ٹوٹے دل کی بددعا سے آپ کو ڈر نہیں لگتا نا؟ تو پھر ٹھیک ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں رکھ لیں اور دکھ سے اسے کار پیچھے کرتے دیکھا۔ خدا کرے وہ مر جائے، آپ کی آنکھوں کے سامنے مر جائے۔ خدا کرے آپ اسے مرتے ہوئے، ٹوٹے بکھرے ہوئے دیکھیں اپنی آنکھوں کے سامنے، پھر آپ کو میرے دل کے قرب کا اندازہ ہوگا۔ اسے دور جاتے دیکھ کے وہ چلا چلا کے کہہ رہی تھی، اور وہ جتنی تیزی سے ہو سکتا تھا کار وہاں سے نکال رہا تھا۔ اس کی چیخوں کی آوازیں یہاں تک سنائی دے رہی تھیں۔ جس لمحے کار باہر سڑک پہ آئی، اس نے ریس کو پوری قوت سے دبایا اور کار کو سڑک پہ بھگاتا آگے لے گیا۔ عرصے بعد اسے لگا کہ وہ ابدار کے احسانوں کی زنجیر سے آزاد ہو گیا تھا، ہلکا اور آزاد۔ مور چال میں اس رات 10 بجے کے ڈرامے کا وقت ختم اور اسامہ کی کلاس کا وقت شروع ہو چکا تھا۔ لاؤنج ویران تھا، بتیاں بجھی ہوئی تھیں، مگر ندرت کا کمرہ روشن تھا۔ اندر وہ بیڈ پہ بیٹھی خفگی سے اسامہ کو لتاڑ رہی تھیں، جو برہمی سے بمشکل ضبط کیے سن رہا تھا۔ انہیں تماشائی کی طرح باری باری دونوں کے چہرے دیکھتی تھی۔ اس عمر میں سعدی مغرب کے بعد گھر سے باہر نہیں رہا، عشاء پہ نماز پڑھنے جاتا اور سیدھا گھر آتا، پھر بھی میں اتنی ڈانٹتی تھی اسے۔ مجال ہے جو اس نے برا مانا ہو۔ ہمیشہ سر جھکایا، اور اس شہزادے کو کچھ کہہ دو تو موڈ آف ہو جاتا ہے۔ امی، آپ مجھ پہ ہر وقت شک کیوں کرتی رہتی ہیں؟ وہ بگڑ کے بولا۔ شاہزیب کا گھر 7 والی اسٹریٹ میں ہے، میں اس سے نوٹس لینے ہی گیا تھا نماز کے بعد۔ مجھ سے پوچھتے ہوئے منہ ٹوٹ جاتا تھا۔ ہاں، مجھ سے کیوں نہیں پوچھا؟ نہیں، آپ کو لگتا ہے میں نشہ کرنے لگ گیا ہوں، شاید سڑک پہ کھڑے ہو کر لڑکیاں تاڑتا ہوں یا لوگوں سے موبائل چھینتا ہوں۔ دیکھو زبان دیکھو اس کی، ماں کے آگے بڑا بولنا آ گیا ہے۔ سب جانتی ہوں میں، یہ جو اس کے دوست ہیں نا، یہی سکھاتے ہیں اس کو۔ ہر وقت میرے دوستوں کے پیچھے پڑی رہا کریں آپ بس۔ وہ سرخ چہرہ اور آنکھوں میں آنسو لیے تیزی سے باہر نکلا اور دروازہ ٹھا مارا۔ امی، آپ اس کے دوستوں پہ مت آیا کریں، حنا نے سمجھانے کی کوشش کی۔ ندرت نے اتنی ہی اکتاہٹ سے اسے دیکھا۔ زیادہ بک بک نہ کرو، مجھے پتہ ہے تم بے غیرتوں کو کیسے پالنا ہے۔ اب جاؤ، سر نہ کھاؤ میرا۔ باپ ہوتا نا سر پہ تو دیکھتی کہ کیسے چلتی ہیں یہ زبانیں تم لوگوں کی، ماں کو دیکھ کر شیر ہو جاتے ہو۔ چلیں جی، ہو گیا میلو ڈرامہ شروع۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ اوپر آئی تو سیم کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا اور وہ منہ پہ تکیہ رکھے لیٹا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر اندر آئی اور اس کے سر پہ آن کھڑی ہوئی۔ امی تم پہ شک نہیں کرتی؟ جاؤ موٹی، مجھے تم سے بات نہیں کرنی۔
वो रंधी आवाज़ में तकिए के नीचे से बोला था। अम्मी सिर्फ तुम्हारी हिफाजत चाहती हैं, सब माएँ चाहती हैं। अगर माँ बाप बच्चों के आने जाने के औकात पे सख्ती करते हैं, पूछताछ करते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि वो उन पे शक करते हैं। ये उनको उनके दोस्तों से कोई ख़तरा है। वो सिर्फ एक्सीडेंट, दहशतगर्दी, चोरी चकारी की वारदातों से डरते हैं, जिस्मानी नुकसान से डरते हैं। अगर शक करते होते तो पूछताछ न करते, खामोश हो जाते या दूसरी इंतहा यानी मारपीट पे आ जाते। ये पूछताछ न हो तो हमारी माएँ न लगें, नौकरानियाँ लगें। खाना, कपड़े, आराम, वो सब तो नौकरानियाँ भी देती हैं। तुम टीनेजर्स को खुद फैसला करना है कि तुम माँ को नौकरानी की जगह देना चाहते हो या माँ की। सैम ने तकिया हटा के गुलाबी आंखों से उसे देखा। हाँ, तुम्हें जैसे बड़ा पता है, तुम्हारे कौन से 10 बच्चे हैं जो तुम्हें पता हो। और वो रुका और फिर तन के बोला, तुम्हारा तो कोई हीरो भी नहीं है, उसामा यूसुफ। वो कमर पे दोनों हाथ रख के शोलावार नज़रों से उसे देख के बोली, मैं खुद किसी हीरो से कम हूँ क्या? उसामा ने कुछ बड़बड़ा के तकिया मुंह पे रख लिया और करवट बदल ली। हना आगे बढ़ी, अलमारी धीरे से खोली, अंदर से कुछ निकाल के कमर के पीछे छुपाया और ऊंचा सा बोली, मुझे ऐसे भी बहुत कुछ आता है। जिंदगी बहुत कुछ सिखा देती है। पीछे हटती गई और दरवाजे तक पहुंच के रुकी और चॉकलेट भी दरवाज़ा खोला और चॉकलेट का पैकेट पकड़े छपाक से बाहर गायब हो गई। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, सैम का जोकर ठा से आकर उस पे आके लगा था। हना अब हंसती हुई अपने कमरे में जा रही थी, जहाँ खुली लैपटॉप स्क्रीन ढेरों स्टेंसिल्स के आइडियाज़ लिए उसका इंतज़ार कर रही थी। होम डेकोरेशन नशा आवर चीज़ थी, मगर अच्छी चीज़ थी। निचली मंजिल पे आओ तो समर के कमरे की बत्ती जली थी। वो टेबल पे तयशुदा जायनमाज रखकर अब दुपट्टा खोल रही थी। फिर एक नज़र सोफे पे लंबे लेटे फारिस को देखा, जो मुस्कुरा के उसे देख रहा था। दिन कैसा गुजरा? सुमर ने पूछा तो उसके चेहरे पे मज़ीद तमानियत बिखर गई। आज़ादी और इत्मीनान। बस आज तुम्हारी याद आती रही, तुम्हारी कदर होती रही, तुमसे मोहब्बत बढ़ती रही। पैसे चाहिए? सुमर ने मुड़ के मशकूक नज़रों से उसे देखा, मगर उसका मूड नहीं बदला। बहुत अच्छी लग रही हो आज। शुक्रिया। वो अब आईने के सामने खड़ी बाल चूड़े में लपेट रही थी। तुम कितने दिन से डिनर का कह रही थी ना, अगर आज चाहो तो वो। बल्कि नहीं, फारिस ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? हैं? जुमर ने कोने में बाल मुकैयद करते हैरत से आईने को देखा, जिसमें उसका अक्स नज़र आ रहा था। तबीयत ठीक है तुम्हारी? वो सोफे से उठा और उसके करीब आ खड़ा हुआ, फिर बहुत अपनायत से उसे देख के बोला, कोई ख्वाहिश करो, कुछ मांगो, कोई डिमांड सामने रखो, जो कहोगी पूरा करूँगा। डायमंड्स, डिनर, गिफ्ट, क्या चाहिए तुम्हें? आदतन ड्रेसर के किनारे बैठा और मोहब्बत से उसके दोनों हाथ थाम लिए। जुमर ने पहले उसे देखा, फिर अपने हाथों को, फिर दोबारा उसके चेहरे को देखा। ऐसे पूछ रहे हो जैसे मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। वक्त ज़ाया ना करो, कुछ मांगो। अच्छा, जो कहूँगी करोगे क्या? वो मुस्कुरा के बोली। फारिस ने उसकी आंखों पे नज़रें जमाई, इस्बात में सर हिलाया। तो फिर वो मुस्कुरा के गोया हुई, मैं ये चाहती हूँ कि मेरा शौहर मेरे लिए मेरे साथ मिलकर बर्तन धोए। वो चंद लम्हे तो समझ ना पाया। सॉरी, सदाकत और हसीना गाँव गए हैं छुट्टी पे। उसने हाथ छुड़ाए और आस्तीन ऊपर चढ़ाने लगी। और हुनैन को कोई नया होम डेकोर आइडिया मिल गया है और उसको किचन की फ़िक्र नहीं है। सो मैं सोच रही थी किचन साफ़ कर लूँ ताकि भाभी को ना करना पड़े। मगर भाभी का भाई चूँकि ताउन करने वाला और हमदर्द है, तो मेरा आधा बोझ तो कम हुआ। और भाभी के हमदर्द भाई ने भवें इकट्ठी करके खफकी से उसे घूरा। तुम्हारे ख्याल में मैं इतना रन मुरीद और बेवकार बेगैरत मर्द हूँ जो तुम्हारे कहने पे तुम्हारे साथ, ओह खुदाया, किचन में बर्तन धुलवाऊँगा? हाँ, उसने सादगी से उसे देखते इस्बात में सर हिलाया। करीबन 5-7 मिनट बाद वो किचन सिंक के आगे खड़ा था। आस्तीन चढ़े हुए थे, नल खुला था और वो झाग भरे स्पंज को एक प्लेट में रगड़ रहा था। वैसे इतना बुरा काम नहीं है, नॉर्मल से अंदाज में साथ खड़ी स्लेब साफ करती जुमर से बोला तो उसने पलट के उसे देखा, जैसे तुमने तो कभी हॉस्टल और
बैचलर फ्लैट्स में बर्तन धोए ही नहीं होंगे, कभी नहीं। मुझे हमेशा खूबसूरत नौकरानियाँ मिल जाती थीं। फारिस ने सर झुकाए प्लेट पे पानी गिराते हुए कंधे उचकाए थे। ठग से जुमर ने प्लेट्स का अंबार उसके सामने धरा। फारिस ने नज़र उठा के उसे देखा तो वो आंखों में खौफ के लिए उसे घूर रही थी। वो गहरी सांस भर के रह गया। कभी कभी मैं सोचता हूँ तुम्हारे मिजाज में इतनी सख्ती ना होती, तुम वाकई कंट्रोल्ड, ठंडे और साइस्ता मिजाज की होती तो कितना अच्छा होता। मैं कहाँ सख्त हूँ? हस्बे तवक्को वो बुरा मान गई। अब वो भी उसके साथ खड़ी अपना स्पंज भिगो रही थी। हर वक्त गुस्सा करती रहती हो, हर वक्त काम करती रहती हो। बेचारे शोहर का तो ख्याल ही नहीं है तुम्हें। अब इस वक्त भी तुम मुझसे हीरे जवाहरात मांग सकती थी, फूल या डिनर वगैरह भी, मगर नहीं, काम ख़त्म करने की पड़ी होती है तुम्हें। हीरे जवाहरात के लिए सारी उम्र पड़ी है, क्योंकि थैंक्स टू हाशिम मैं मरने नहीं लगी, इसलिए अभी खामोशी से बर्तन धो। फारिस ने मुस्कुराहट दबा के उसे देखा। वो चेहरा उठाए आस्तीन चढ़ाए मगन से एक डूंगे को साफ करने में लगी थी। बाल जूड़े में मुकैयद थे और वो घुंघरैली लटें चेहरे को छू रही थीं। उसके मुसलसल देखने पे जुमर ने पलकें उठाकर बुरी आंखों से उसे देखा। क्या देख रहे हो? यही कि मैं कितना खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में हो। नशा तो नहीं करने लग गए? उसे सब वाकई फिक्रमंदी होने लगी थी। वो हल्का सा हंस दिया। यूं ही बस, पता है जब मैं जेल से आया था तो सारी दुनिया से बेजार था। बस यही मकसद था ज़िंदगी में कि इन सब गुनाहगारों को तड़पा तड़पा के मारूं, अपना इंतकाम लूं और फिर जो भी हो, जेल जाऊं, मर जाऊं, कोई फिक्र नहीं। उसकी आवाज़ में कुर्बदार आया। मगर फिर तुमने मुझसे शादी करने की हामी भरी। तुम मुझे अज़ियत देना चाहती थी और मैं तुम्हें। तब लगता था हमारे दरमियान कभी कुछ ठीक नहीं होगा, मगर तुमने मेरे मुर्दा दिल को जिंदा कर दिया। अब मैं खुश हूँ और खुश रहना चाहता हूँ। मगर उसने खुले नल तले डिश की तो पानी की धारें सारी झाग को बहा दिया। मगर मुझे अपने मकाफाते अमल से भी डर लगता है। मेरा कर्मा, मेरे अमाल के नताइज। फारिस, उसने तहीर से उसे पुकारा। ऐसे मत कहो, न कहने से हकीकत बदल तो नहीं जाएगी। वो उदासी से मुस्कुराया। मैंने भी गलत काम किए हैं, गलत लोगों से इंतकाम लेने के लिए उन लोगों की ज़िंदगियां तबाह की हैं। किसी की ज़िंदगी की सारी जमा पूंजी जलाई तो किसी को एक्सपोज कर दिया, किसी को लापता करवा दिया। उनकी भी तो औलादें थी और मैं अब भी वही कर रहा हूँ। मेरी मजबूरी है, मैं अपने हर काम को जस्टिफाई कर सकता हूँ, मगर इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मुझे भी अपने अमाल के नताइज भुगतने पड़ेंगे। इतना मत सोचा करो, तुम कसूरवार नहीं हो, तुम बराबर का बल्कि उनके अमाल से बहुत कम का बदला ले रहे हो। उसने नरमी से उसके कंधे को छुआ। इंतकाम का चक्कर कभी ख़त्म नहीं होता। मैं 2 कब्रें खोद के निकला था। बस मैं नहीं चाहता कि मेरे नाम की कब्र में मेरी वजह से किसी और को जाना पड़े। उसने झुरझुरी ली। मैं ना अब तुम्हारी चीज़ों की तलाशी लूँगी। अगर मुझे ज़रा से भी कोकेन या सिगरेट मिल गई तो अच्छा नहीं होगा, वो गुस्से से बोली थी। वो फिर हंस दिया। अब फजूल बातें मत करो और काम करो, धौंस से कहती वो उसके सामने मज़ीद बर्तन सरकाने लगी। और फिर तुमने मुझे एनिवर्सरी पे डिनर भी करवाना है। अब कोई डिनर नहीं होगा, आपने इन बर्तनों की खातिर मौका मिस कर दिया। सॉरी, वो वापस अपनी टोन में आके बोला था। डिनर तो तुम मुझे करवाओगे, वो भी एनिवर्सरी वाली रात, याद रखना। नल बंद करते हुए वो धमकाते हुए बोली थी। उसे पता था वो अभी यूं ही कह रहा है, मगर बाद में ज़रूर डिनर पे ले जाएगा। वो उस रात को यादगार बनाना चाहती थी, बहुत खूबसूरत और यादगार।